पृथ्वी के अंदर क्या छिपा है? पृथ्वी के केंद्र का मानवीय अन्वेषण न्यूनतम है और आंतरिक जगत की हमारी सारी कल्पनाएं पृथ्वी के केंद्र के अवशेषों से ही आती हैं। क्या यह सचमुच वैसा ही है जैसा किताब में वर्णित है, जहां पेड़ों जितने बड़े मशरूम के जीवाश्म और तरह तरह के विचित्र काव्यात्मक फूल हैं? विश्वविद्यालय भूविज्ञान में पीएचडी प्राप्त रेन का एक भाई था जो एक अन्वेषण अभियान के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, जिसके कारण उसे 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बार बार सपने आते रहे। सपनों में उसके भाई का पीछा एक डायनासोर करता है जो हर बार एक गहरी खाई को खोलता है और अंततः अपना नाम चिल्लाते हुए रसातल में गिर जाता है। जब भी उसे ये यादें ताज़ा होती हैं, रेम अपने भतीजे को अपने पिता की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बताता है। रेम का ध्यान एक किताब की ओर गया जिसमें उसके भाई के भूवैज्ञानिक सेंसरों के विस्तृत रिकॉर्ड थे। उनकी तुलना करने पर उसने पाया कि वे आज के आंकड़ों से मेल खाते हैं। उसे आइसलैंड के आंकड़ों में भी एक विसंगति का पता चला और उसने अपने भतीजे को आइसलैंड ले जाने का फैसला किया। शायद वे वहां उसके पिता के लापता होने का कारण जान सकें। गंतव्य तक आसानी से पहुंचने के लिए उन्हें एक स्थानीय गाइड एली मिली जो एक साहसिक उत्साही थी और आइसलैंड के पास के ज्वालामुखियों से अच्छी तरह परिचित थी। भोर होते ही वह शुचि और अन्य लोगों के साथ चल पड़ी और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां भूवैज्ञानिक सेंसर लगे थे। इसमें 10 वर्षों से अधिक के सर्वेक्षण डेटा दर्ज थे और इसकी कीमतीता स्वयं सिद्ध थी। इसी समय अचानक बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। एली जल्दी से जियाओ एन को गुफा में ले गई, जबकि रेन हार नहीं मान सका और उसने पूरी ताकत से सेंसर को बाहर खींच लिया। परिणाम स्वरूप एक पल में अनगिनत गड़गड़ाहटें आकर्षित हुई। भारी दबाव में टूटी हुई चट्टानें अभी भी गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर रही थीं। बरामद हुए 3 लोगों के पास अपने उपकरण पहनने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंधेरी गुफा जटिल थी और उन्हें एक दिशा मिलने में देर नहीं लगी। यह निस्संदेह सभी के लिए अच्छी खबर थी। एक बारूदी सुरंग का मतलब एक छिद्र होता है जिससे वे बच निकल सकते थे। बिना किसी और देरी के वे तीनों जल्दी से रस्सी से नीचे उतर गए। निश्चित रूप से यह 60 वर्षों से परित्यक्त एक बारूदी सुरंग थी। एली ने पुराने जनरेटर को चालू किया और प्रकाश ने सफलतापूर्वक पूरे स्थान को रोशन कर दिया। एली ने फिर एक अपेक्षाकृत साफ रास्ता चुना, यह मानते हुए कि यह निकास की ओर ले जाएगा। हालांकि उन्हें जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा हुआ, यह महसूस करते हुए कि रास्ता वास्तव में नीचे की ओर जाता था। वे तीनों तुरंत एक मंदिर से भागने लगे। उनकी बारूदी सुरंगें विशाल भूमिगत दुनिया में उन्मत्त रूप से घूम रही थीं। जल्द ही सड़क का एक कांटा उन्हें अलग कर गया। रेन को एहसास हुआ कि एली के आगे का रास्ता बंद था। संकट के एक क्षण में एली ने छलांग लगाई और सफलतापूर्वक रेन की तरफ कूद गई। लोहे का भाला रेल की पटरियों की ओर फेंका गया। भाले के लगते ही वह और रेन सफलतापूर्वक खदान की गाड़ी से बच निकले। इस बीच शॉन खदान की गाड़ी चला रहा था, धीरे से उनके पास रुका। दूरी पर खदान की गाड़ी के प्रभाव से बनी गुफा से एक अजीब रोशनी निकलती हुई प्रतीत हुई। खोजकर्ता लगभग 100 मीटर भूमिगत एक गुफा में पहुंचे। न केवल रूबी दादी का मकबरा छिपा था, बल्कि मुट्ठी के आकार के हीरे भी हर जगह थे। चौंकाने वाले दृश्य ने तीनों खोजकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया। हालांकि रेन ने बेफिक्र होकर सावधानी से अपने आसपास का जायजा लिया और महसूस किया कि वे सीधे गड्ढे के ऊपर थे। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक कर्कश आवाज ने सभी को घबरा दिया। यह पता चला कि वे ठीक व्हाइट क्लाउड मकबरे के नीचे खड़े थे। हर कदम नीचे गिरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रेन के दिल पर पैर पड़ रहा हो। अचानक उसके बैग से एक हीरा गिरा जो चट्टान को छेदता हुआ निकल गया। जब सभी को लगा कि यह किसी छिपे हुए वरदान से कम नहीं, अगले ही पल वे तीनों नीचे गिरते चले गए। किसी को गहराई का अंदाजा नहीं था। अगर यह सच था जैसा कि पृथ्वी के केंद्र की यात्रा कहानी बताती है, तो गहराई कम से कम 1000 किलोमीटर रही होगी और यह पता नहीं चल रहा था कि वे कब से नीचे गिर रहे थे। वे झरने के किनारे सीधे कुंड में पहुंच गए, जहां साफ पानी उनके लिए गतिरोधक का काम कर रहा था। कुंड में मौजूद तीनों लोग जो अपनी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार थे, अचानक ऊपर तारों से भरा आकाश देख रहे थे। सभी उत्सुक थे और पता चला कि तारे वास्तव में एक झुंड में उनकी ओर उड़ रहे थे। यह लंबे समय से विलुप्त हो चुके जुगनुओं का झुंड निकला, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी के केंद्र में इतने सारे मौजूद होंगे। पीछे हटते झुंड का पीछा करते हुए उन्हें पता चला कि वे वास्तव में एक ऐसे झुंड का हिस्सा थे जो उड़ गया था। योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ने एक सच्चा स्वर्ग बनाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा किताब में बताया गया था, जिससे शॉन के पिता की बातें सही साबित हुई। मशरूम जैसे जीवाश्मों के ढेर से गुजरते हुए उन्हें दूर एक ट्री हाउस दिखाई दिया। शॉन मानो कुछ महसूस कर रहा हो, सबसे पहले दौड़कर अंदर गया। विशाल घर में इंसानों के बसने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे और नोटबुक में लिखी लिखावट से पुष्टि हुई कि मालिक शॉन के पिता ही थे। बाहर एली को माइक का शव मिला। रेन ने दुहक से अभिभूत होकर उसे समुद्र के किनारे दफना दिया। जल्दी से भागने के लिए वे माइक की डायरी देखने के लिए ट्री हाउस में लौट आए, जहां उन्हें पता चला कि यहाँ दिन और रात का चक्र होता है और लावा के प्रवाह के साथ तापमान में उतार चढ़ाव होता है। जल्द ही तापमान 90 डिग्री तक पहुँच जाएगा, जिससे उनका भागना जरूरी हो जाएगा। नक्शे में समुद्र से जुड़ी एक नदी दिखाई दे रही थी जो उन्हें सतह पर लौटने में मदद कर सकती थी।
भूमिगत समुद्र को पार करते हुए समूह ने जल्दी से एक छोटी सी बेड़ा बनाने के लिए सामग्री एकत्र की और नाव को शक्ति देने के लिए बढ़ती ऊष्मा का उपयोग किया। यह अनिश्चित था कि क्या उनकी आगे की यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। जैसे ही तीनों गहरे आंतरिक समुद्र से गुजरे, अचानक मूसलाधार बारिश हुई और सतह पर अचानक प्रकाश की एक अजीब चमक दिखाई दी। शॉन ने उत्सुकता से देखते हुए पानी से क्रूर पिरान्हा को बाहर निकलते देखा। जैसे ही समूह ने अपनी छड़ें इकट्ठा की और वापस लड़ा, लहरों से प्लेसियोसॉर जैसे राक्षसों का एक समूह उभरा, केवल पिरान्हा पर हमला किया। ऐसा लग रहा था कि जंगल का कानून आंतरिक दुनिया में भी मौजूद है। जब उन्होंने उन्हें खतरे से बचने में मदद की, हवा और लहरें तेज हो गईं, नाजुक मस्तूल टूट गया। दूर से एक जुगनू उड़कर आया और उसके मार्गदर्शन में शॉन को पानी का एक स्रोत मिल गया। पक्षी हवा में ही चक्कर लगाता रहा, जाने से इनकार करता रहा और फिर शॉन को चुंबकीय क्षेत्र से भरी एक गुफा में ले गया। एक तैरता हुआ पत्थर का टुकड़ा सीधे दूर निकास द्वार की ओर ले गया। आगे रोशनी देखकर शॉन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर पैर रख दिया। लटका हुआ चुंबक लगातार हिल रहा था और एक पल की लापरवाही जानलेवा गिरावट का कारण बन सकती थी। कई प्रयासों के बाद चिंतित शॉन ने अपनी सावधानी छोड़ दी और अंतिम भाग की ओर तेजी से बढ़ा, जिससे पत्थर का टुकड़ा जड़त्व के कारण अपना संतुलन खो बैठा। सौभाग्य से पत्थर का टुकड़ा हवा में ही घूम गया और फिर से जमीन से जुड़ गया। कई घंटों तक बहते रहने के बाद रेन और एली समुद्र के दूसरी ओर पहुंच गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन शॉन का कोई पता नहीं चला। थकी हुई एली आराम करने के लिए बैठ गई। तभी उनके पीछे फ्लाई कैचर ने अपना मुंह खोला और शुक्र है कि रेन समय रहते वहां से निकल गया। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने एक छड़ी से पंखुड़ियों को तोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखा तो एली एक और पौधे में उलझी हुई थी और उसके हाथ की छड़ी भी चेरी के फूल ने छीन ली थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमल के फूल की जड़ों को उखाड़ा और आखिरकार एली को बचा लिया। उस समय उन दोनों के पास आराम करने का समय नहीं था। मूल समझौते के अनुसार वे मध्यांतर के स्थान पर पहुंच गए। नतीजतन यहाँ शॉन का कोई पता नहीं था। चर्चा के बाद दोनों ने अलग अलग कार्य करने का निर्णय लिया। रेन अपने भतीजे को खोजने गया और एली को झरने पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद रेन ने शॉन के रोने की आवाज सुनी। इस समय एक टायरानोसॉरस उसका पीछा कर रहा था। रेन को नहीं पता था कि उसे छड़ी कहाँ से मिली। उसने कुछ प्रहारों से पहाड़ को तोड़ दिया और अपने सबसे बड़े भतीजे को जमीन से बाहर खींच लिया। शराब को फिर से भरने का समय नहीं था। दोनों जल्दी से मध्यांतर की ओर दौड़े। पहाड़ को तोड़कर आया डायनासोर उसके पीछे पीछे चला गया। सफलतापूर्वक भागने के लिए रेन अपनी जान की परवाह किए बिना पंखदार मां चट्टानों से ढके क्षेत्र की ओर भागा। भंगुर चट्टान की परत जल्द ही सभी दिशाओं में फट गई। ऐसा लग रहा था कि यह डायनासोर का वजन सहन नहीं कर सका और ढह गया। यह अनगिनत मलबे के साथ रसातल में गिर गया। कई जानलेवा स्थितियों के बाद चाचा और भतीजे सफलतापूर्वक बिच्छू झरने के स्थान पर पहुंच गए, लेकिन पाया कि तापमान बहुत अधिक था और नदी का पानी पहले ही उबल चुका था। इस समय लंबे समय से प्रतीक्षित एली प्रकट हुई और डायनासोर की खोपड़ियों से एक नाव बनाई चाचा और भतीजे को पूरे रास्ते ले गई। हालांकि सामने नदी संकरी और संकरी होती जा रही थी। निरंतर उच्च तापमान ने पानी को वाष्पित कर दिया था। वे तीनों अपनी हड्डियों के साथ गड्ढे में गिर गए। इस समय जिंतु याननान नीचे बढ़ता हुआ मैग्मा था और ऊपर की ओर बिच्छू झरने ने पहले ही बिच्छुओं को देख लिया था। यह अनुमान लगाते हुए कि चट्टान की दीवार के पीछे एक पानी का स्रोत होना चाहिए, उसने अपनी उंगलियों से चट्टान की दीवार को पलट दिया। इस समय रेन ने पाया कि उसके चारों ओर की दीवार बहुत गीली थी। यह अनुमान लगाते हुए कि चट्टान की दीवार के पीछे एक पानी का स्रोत होना चाहिए, उसने अपनी उंगलियों से चट्टान की दीवार को पलट दिया। इस समय रेन ने पाया कि उसके चारों ओर की दीवार बहुत गीली थी। यह अनुमान लगाते हुए कि चट्टान की दीवार के पीछे एक पानी का स्रोत होना चाहिए, उसने अपनी उंगलियों से चट्टान की दीवार को पलट दिया। यह अनुमान लगाते हुए कि चट्टान की दीवार के पीछे पानी का एक स्रोत होना चाहिए, मैंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। उसने खुद को रस्सी से हवा में लटका लिया और चट्टान में कोयले की खदान को जलाने के लिए एक लाइटिंग स्टिक का इस्तेमाल किया। उसने पानी को मोड़ने के लिए दीवार को सफलतापूर्वक उड़ा दिया। तेज बाढ़ उबलते मैग्मा में घुस गई और उत्पन्न भाप ने उन तीनों को तुरंत गड्ढे में धकेल दिया। पृथ्वी के केंद्र तक कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने फिर से नीला आकाश देखा। फिर कील तेज गति से गिरी, सीधे पहाड़ी से टकराई और पूरे रास्ते बाग के साथ नीचे की ओर तब तक खिसकती रही जब तक कि वह एक खेत के आंगन में नहीं रुक गई। इस समय बगीचे में बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उसका सामना एलियंस से हो गया है। जब तक कि उसने नष्ट हुए बाग को नहीं देखा, वह इतना व्यथित हुआ कि उसने शाप दे दिया। इस समय शॉन ने एक अंडे जितना बड़ा भूवैज्ञानिक नमूना निकाला, जिसने बूढ़े व्यक्ति को दिलासा दिया। रेन, जो शहर लौट आया, ने अपना खुद का शोध संस्थान स्थापित किया और वह और एली भी एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। शॉन का बैग अचानक बेचैन हो गया। यह पता चला कि जुगनू उसके द्वारा वापस लाया गया था। सबके चिल्लाने के बावजूद वह इस नई दुनिया की ओर उड़ चला।